हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट है आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में पाइपों के प्रवाह जो आपका चैप्टर 4 है, फ्लो थ्रॉट पाइप्स, एंड आपका जो एक चैप्टर और है तरलों का प्रवाह, तो इन दोनों चैप्टर्स के आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो जितने इन दोनों चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, मैं सभी वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देंगे, अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है, और फटाफट वीडियो को एक बार सभी स्टूडेंट्स शेयर भी कर देंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को क्लास में लेकर आएंगे। तो चलिए तब तक वेट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स का। चलिए आप सभी लोग एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स आप क्लास में लेकर आइए। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपके लिए काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, मैक्सिमम वीडियोस अपलोड है, आपके सभी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड है, चाहे वो आपका आरएसी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा हाइड्रोलिक्स का हो, कैड कैम का हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हो, सीएस के हैं। तो आपके लिए मैंने फ्रेंड्स यूट्यूब पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, और तो वहाँ से आप सारी पुरानी वीडियोस जाके देख लीजिए। अभी तक आपने सारी फ्रेंड्स पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम देने से पहले जो मैं आपकी रिवीजन क्लास करा रहा हूँ, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा जाके। मैंने आपकी कैड की, आरएसी की और हाइड्रोलिक्स की कुछ रिवीजन क्लास करवा दी है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करिए कि एग्ज़ाम देने से पहले इन सारी वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में, इन सभी वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जाकर आप सभी लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपेक्षिक रुक्षता होती है। तो आपको यहाँ पर आपेक्षिक रुक्षता का फार्मूला बताना है, यानी कि रिलेटिव रफनेस क्या होती है, इसका फार्मूला आपको यहाँ पर बताना है। तो ए बराबर आपका दिया है 2s/d, बी ऑप्शन दिया है s/d, सी ऑप्शन दिया है आपका d/s, एंड डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबो, यानी कि ये सभी जो हैं वो आपकी आपेक्षिक रुक्षता के फार्मूले हैं। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। और थोड़ा जो हमारी आपेक्षिक रुक्षता होती है इसके बारे में देख लीजिए। जो फ्रेंड्स हमारी आपेक्षिक रुक्षता होती है, इसको हम सिंपली जो है डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं आपेक्षिक रुक्षता को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो दिया है 2s/d। और जहाँ पर फ्रेंड्स आपका एस जो है ये रिप्रेजेंट करता है सतह की मोटाई को, और डी हमारा जो है सतह के व्यास को रिप्रेजेंट करता है। तो 2s/d जो है वो आपका रिलेटिव रफनेस का फार्मूला होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डायसी के समीकरण को और किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डायसी का समीकरण है उसको किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन है चेज के समीकरण, बी ऑप्शन है स्कॉट समीकरण के नाम से जानते हैं, सी आपका है हुइसबेक समीकरण, एंड डी आपका है यहाँ पर स्कोला टेस्ला। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि डायसी के समीकरण को और किस नाम से जाना जाता है। तो सभी लोग इसका फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो देख लीजिए अब आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा डायसी का समीकरण है इसको हम हुइसबिक समीकरण के नाम से जानते हैं, यानी हुइसबेक समीकरण के नाम से ही हम डायसी का समीकरण जानते हैं, क्योंकि ये जो आपका फार्मूला है दोनों ने एक साथ ही यहाँ पर दिया था। तो इसका फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मुझे आप एक क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। आप बताइए मुझे कि जो हमारा डायसी का समीकरण होता है वो कौन सा होता है। तो डायसी का समीकरण यानी डायसी का फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे। वेट करता हूँ, उसके बाद इसका आंसर बताता हूँ कि जो हमारा डायसी का समीकरण, डायसी का इक्वेशन होता है
वो क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डायसी के समीकरण को जो है हम हुइसबेक समीकरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो आपका ये फार्मूला है दोनों साइंटिस्टों ने एक साथ ही दिया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चेजी का समीकरण का फार्मूला है। तो आपका जो फ्रेंड्स चेजी का समीकरण है, चेजीस फार्मूला है, उसको आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका दिया है √2g/f, बी ऑप्शन दिया है √2g/f इक्वल्स टू सी, सी ऑप्शन दिया है √g/f इक्वल्स टू सी एंड डी ऑप्शन दिया है √2f/g इक्वल्स टू सी। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि जो हमारा चेजी का इक्वेशन है वो आपका कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लीजिए। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा चेजी का समीकरण का फार्मूला है वो आपका होता है √2g/f इक्वल्स टू, ये आपका सी, यहाँ पर सी आपका जो है चेजीस कांस्टेंट को बताता है, चेजी स्थिरांक को यहाँ पर बताता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल हो जाएगा। और फ्रेंड्स देख लीजिए जो हमारा डायसी का समीकरण का फार्मूला होता है इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा होता है फ्रेंड्स HF इक्वल्स टू 4FLV² और डी। तो ये आपका फ्रेंड्स फार्मूला होता है डीसी के समीकरण का। तो इसको आप अच्छे से फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्रव का स्तरीय प्रवाह किस वेग पर विशुद्ध प्रवाह में बदल जाता है उसे कहते हैं। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बताना है कि जो हमारा द्रव होता है उसका जो स्तरीय प्रवाह होता है, यानी कि जो हमारा लैमिनार फ्लो होता है, वो किस वेग पर विक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाता है यहाँ पर जिस वेग पर हमारा टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है उसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि द्रव का जो हमारा लैमिनार फ्लो होता है, जिस वेग पर द्रव का लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ए हमारा वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। बी आपका क्रांतिक वेग कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका तापमान वेग कहते हैं एंड डी ऑप्शन है स्थिर वेग कहते हैं। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स पर जो फ्रेंड्स होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्रांतिक वेग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि द्रव का स्तरीय प्रवाह यानी कि जो हमारा लैमिनार फ्लो होता है वो जिस वेग पर विशुद्ध प्रवाह में बदलता है वो हमारा क्रांतिक वेग कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनाल्ड संख्या से ज्ञात किया जाता है। तो आपको बताना है कि रेनाल्ड जो संख्या होती है उससे हम क्या ज्ञात करते हैं। ए ऑप्शन आपका क्रांतिक वेग ज्ञात करते हैं, बी ऑप्शन हम चाल ज्ञात करते हैं, सी ऑप्शन दूरी ज्ञात करते हैं एंड डी ऑप्शन आपका कोणीय चाल ज्ञात करते हैं। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि रेनाल्ड संख्या से क्या ज्ञात किया जाता है। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो हमारी रेनाल्ड संख्या होती है इससे हम क्रांतिक वेग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनाल्ड संख्या Rn का सूत्र क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो हमारा रेनाल्ड संख्या निकालने का फार्मूला कौन सा होता है। ए ऑप्शन देख लीजिए ρV/μ होता है, बी आपका ρVD/μ होता है, सी ऑप्शन μ/ρV होता है एंड डी ऑप्शन μP/r होता है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेनाल्ड संख्या निकालने का फार्मूला आपका कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर देख लीजिए सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ρdV/μ आपका जो है वो रेनाल्ड संख्या यानी कि Rn निकालने का फार्मूला होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि R बराबर
रो वी डी अपान म्यू में जो हमारा म्यू होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन दिया है श्यानता गुणांक को प्रदर्शित करता है, बी ऑप्शन है औसत वेग को रिप्रेजेंट करता है, सी ऑप्शन है घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, एंड डी ऑप्शन है इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बताना है कि जो हमारा म्यू होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा यहाँ पर म्यू होता है वो श्यानता गुणांक को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साइफन को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा साइफन होता है उसको चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है। ए ऑप्शन देख लीजिए, पानी को कम करना होता है, बी ऑप्शन है वैक्यूम को उत्पन्न करना होता है यानी कि निर्वात को उत्पन्न करना होता है, सी आपका ऑप्शन है एयर को ज़्यादा करना होता है, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो यानी कि इनमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि साइफन को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स आप सभी का धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपको इसी तरह यहाँ पर रेगुलर क्लास कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स आप एक बार आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे और वीडियो को फ्रेंड्स क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। सभी लोग वीडियो को आप शेयर करिए और भी स्टूडेंट्स आप लाइव क्लास में जल्दी से लेकर आइए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साइफन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, निर्वात को उत्पन्न करना होता है, वैक्यूम को उत्पन्न करता है मतलब वैक्यूम को आपका जो है वो वहाँ पर उत्पन्न करना होता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द्रव के प्रवाह को कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। जो हमारा फ्रेंड्स द्रव का प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, वो आपका कितने प्रकार का होता है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए 6 प्रकार का होता है, बी ऑप्शन 4 प्रकार का होता है, सी ऑप्शन 5 प्रकार का होता है, एंड डी ऑप्शन इसका 3 प्रकार का होता है। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड जो है आपका आगे चलिए ये, तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है फ्लो ऑफ फ्लूइड में हम तरल की अवस्था का ध्यान रखते हैं। तो हमें बताना है कि जब हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, तरल का प्रवाह होता है, तो हम तरल की किस अवस्था का ध्यान रखते हैं। ए आपका ऑप्शन है गतिमान अवस्था का ध्यान रखते हैं, बी ऑप्शन है विरामावस्था का ध्यान रखते हैं, सी ऑप्शन देख लीजिए आपका तापमान पर ध्यान रखते हैं, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो यानी कि इन सभी पर हम अपना ध्यान रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लीजिए वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तरलों के प्रवाह में हम तरल की गतिमान अवस्था पर अपना सारा ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन से पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो हमारी पिटॉट नली होती है उससे हम क्या मापते हैं। तो पिटॉट नली जो हमारी होती है, यदि आपने पिटॉट नली को पढ़ा है तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि पिटॉट नली से हम क्या मापते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गतिमान द्रवों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आपको बताना है कि गतिमान जो द्रव का व्यवहार होता है उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका दिया है ठोस गतिकी के अंतर्गत करते हैं, बी ऑप्शन आपका है द्रव गतिकी के अंतर्गत करते हैं, सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों के अंतर्गत करते हैं, एंड डी ऑप्शन है नथिंग यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि गतिमान द्रवों के व्यवहार का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसका देख लीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गतिमान द्रवों के अध्ययन का व्यवहार जो है
वो द्रव गतिकी के अंतर्गत ही किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गतिमान अवस्था में द्रवों का अध्ययन होता है, यानी कि जब हमारा फ्लूइड जो है गतिमान अवस्था में रहता है तो वहाँ पर फ्लूइड का जो अध्ययन करना होता है, क्या वो आपका आसान होता है? बी ऑप्शन जटिल होता है यानी कि हार्ड होता है। सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिए कि गतिमान अवस्था में द्रवों का अध्ययन कर कैसा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गतिमान अवस्था में द्रवों का जो अध्ययन है वो हमारा हार्ड होता है, जटिल होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रवों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी घटक, यानी कि जो हमारे द्रव के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन आपका है द्रव की विस्कोसिटी होती है, यानी कि द्रव की श्यानता उत्तरदायी होती है। बी ऑप्शन है दाब अंतर, यानी कि प्रेशर जो डिफरेंस होता है वो उत्तरदायी होते हैं। सी ऑप्शन है प्रवाह मार्ग का अनुप्रस्थ काट जो होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो पैसेज एंड डी ऑप्शन आपका दिया है आल, यानी कि ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि द्रवों के प्रवाह के लिए उत्तरदायी जो हमारे कंपोनेंट होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा द्रव की विस्कोसिटी भी आपकी होती है, दाब अंतर भी होता है, प्रवाह मार्ग का अनुप्रस्थ काट भी होता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्रवों के प्रवाह के लिए जो हमारे उत्तरदायी कंपोनेंट होते हैं वो हमारी द्रव की विस्कोसिटी होती है, दाब अंतर होता है और प्रवाह का अनुप्रस्थ काट होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई द्रव किसी पाइप में बहता है तो उस पर घर्षण बल कितने प्रकार से लगते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। और जो मैंने आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा था कि पिटॉट नली का वेग कितना, पिटॉट नली से हम क्या नापते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारी पिटॉट नली होती है उससे हम द्रव का वेग नापते हैं। तो पिटॉट नली का प्रयोग करते हैं द्रव का वेग नापने के लिए। चलिए इसी में एक और आंसर बताइए कि जो फ्रेंड्स हमारी पिटॉट नलियाँ होती हैं उन दोनों नलियों के बीच का कोण कितना होता है। तो पिटॉट नली जो है कितने डिग्री के कोण पर जुड़ी होती है, या पिटॉट नली की दोनों जो नलियाँ होती हैं उनके बीच का आपको कोण बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपका था कि जब कोई द्रव किसी पाइप पर बहता है तो उस पर घर्षण बल कितने प्रकार से लगता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब कोई द्रव अपने किसी पाइप में बहता है तो उस पर जो है दो प्रकार के घर्षण बल अप्लाई होते हैं। एक पहला देख लीजिए द्रव की विस्कोसिटी के कारण यानी कि द्रव की श्यानता के कारण उत्पन्न होता है आपका घर्षण। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि संपर्क तलों के जो हमारा जब फ्लूइड संपर्क करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई पाइप है और यहाँ से जब फ्लूइड आता है इनके बीच में जो संपर्क होता है तब आपका वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो एक आपका हो जाता है उसकी श्यानता के आधार पर, दूसरा हमारा कांटेक्ट के आधार पर। तो किसी पाइप में जब कोई द्रव बहता है तो उस पर घर्षण बल दो प्रकार के लगते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव कणों की गति हमेशा धारा रेखा पर होती है। आपको बताना है फ्रेंड्स जो द्रव कणों की गति होती है वो हमेशा धारा रेखा पर कैसी होती है, स्पर्शी की दिशा में होती है, बी ऑप्शन है स्पर्शी के समान होती है, सी ऑप्शन है स्पर्शी के विपरीत होती है एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन था द्रव कणों की जो गति होती है वो हमेशा धारा रेखा पर स्पर्शी की दिशा में होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्पर्शी की दिशा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका दिया है कि दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सी कंडीशन होती है, किस प्रवाह में यानी किस लाइन में जो हमारी धारा रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये हमारा पाथ लाइन में यानी कि पथ रेखा में दो धाराएं आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बी ऑप्शन आपका दिया है धारा रेखा यानी कि जो हमारी स्ट्रीम लाइन होती हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एंड सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका फ्रेंड्स होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया है धारा रेखा यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी स्ट्रीम लाइनें होती हैं उनमें दो धारा रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव के प्रवाह को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर अभी सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि जो द्रव का प्रवाह होता है उसको कितने प्रकार से यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड को कितने प्रकार से यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स आंसर आप सभी लोग देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है कि द्रव के प्रवाह को हम 5 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक पहला देख लीजिए कि समय के साथ किसी बिंदु पर गुजर रहे द्रव कणों की गति के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए द्रव की पतली पट्टियों के बहने के आधार पर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देख लीजिए आपका कि द्रव प्रवाह के अनुप्रस्थ कांटों पर द्रव कणों के वेग के आधार पर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आपका प्रवाह के किसी बिंदु पर द्रव कण कोणीय गति के आधार पर हम बांट सकते हैं। एंड पांचवा जो लास्ट है प्रवाह के द्रव के आयतन तथा घनत्व के आधार पर। तो ये इतने 5 प्रकार के आपके ये द्रव के प्रवाह के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे, शायद ग्राफ में भी एक क्वेश्चन पूछ ले। तो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार का आपका प्रवाह हो रहा है। तो ए आपका ऑप्शन दिया है लैमिनार प्रवाह हो रहा है यानी कि स्तरीय प्रवाह हो रहा है। बी ऑप्शन दिया है टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह हो रहा है। सी ऑप्शन दिया है ए एंड बी दोनों हो रहे हैं। एंड डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसको चित्र को पिक्चर को समझकर बताना है कि इनमें से आपका दिया गया प्रवाह कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपका एक आध क्वेश्चन पूछ भी ले ग्राफ से, क्योंकि 6 सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है वहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी ग्राफ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसी को देखकर मैंने एक क्वेश्चन सबमिट कर लिया है। मैं भी लक हो तो आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फ्रेंड्स होगा, चित्र को देखते हुए लग रहा है कि जो हमारा फ्रेंड्स प्रवाह हो रहा है वो हमारा विक्षुब्ध प्रवाह हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तो बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी लाइव क्लास में आप फटाफट जल्दी से लेकर आइए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारी मेहनत लगती है आपके लिए। क्वेश्चन पढ़ना, लेकर आना, क्वेश्चन पैटर्न को सेट करना, लिखना, तो काफ़ी टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे सपोर्ट करिए और इसी तरह के क्लास आपको फ्रेंड्स रेगुलर यहाँ पर मैं तो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लैमिनार फ्लो में आरएन का मान कितना होता है। आपको बताना है फ्रेंड्स जो हमारा लैमिनार फ्लो होता है यानी कि जो हमारा स्तरीय प्रवाह होता है उसमें हमारा रेनॉल्ड नंबर यानी आरएन का मान कितना होता है। ए ऑप्शन दिया है 2000 से अधिक होता है। बी ऑप्शन दिया है 2000 से कम होता है। सी ऑप्शन दिया है 2000 के बराबर होता है। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबो यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि लैमिनार फ्लो में जो हमारा आरएन का मान होता है वो हमारा कितना होता है। तो इसका जो फ्रेंड्स देख लीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया है कि लैमिनार फ्लो पर जो हमारा आर का मान होता है वो 2000 से कम होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आर एन का मान 2000 से 4000 के बीच में है तो आपका प्रवाह कैसा होता है। ए ऑप्शन दिया है स्तरीय प्रवाह होता है, बी ऑप्शन दिया है विक्षुब्ध प्रवाह होता है यानी कि टर्बुलेंट फ्लो होता है, सी ऑप्शन है प्रवाह ही कोई निश्चित नहीं होता है, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि जब हमारा आर एन का मान जो है 2000 से 4000 के बीच में होता है तो वहाँ पर हमारा जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है प्रवाह निश्चित आपका यहाँ पर नहीं होता। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब हमारा आर एन का मान 2000 से 4000 के बीच में होता है तो वहाँ पर हमारा जो फ्लो होता है वो निश्चित नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रवाह की दर व विसर्जन का फार्मूला क्या होता। तो आपको बताना है कि प्रवाह की दर का या विसर्जन का फार्मूला आपका कौन सा होता है। ए ऑप्शन देख लीजिए Q बराबर V अपॉन टी होता है, बी बराबर Q प्रोपोर्शनल टू V अपॉन टी होता है, सी ऑप्शन आपका दिया है Q डज नॉट इक्वल्स टू V अपॉन टी होता है, डी ऑप्शन दिया है Q प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V होता है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे। तो इसका फ्रेंड्स सभी लोग आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Q इक्वल्स टू V अपॉन टी जो होता है वो प्रवाह की दर या विसर्जन का आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपका है कि आरएफिस जो मीटर होता है, यदि आपने पढ़ा है आरएफिस मीटर, तो वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है या वो किसके सिद्धांत पर वर्क करता है, आपको बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से फिर सुन लीजिए। क्वेश्चन आपका था कि आरएफिस जो हमारा मीटर होता है वो किसके सिद्धांत पर वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि प्रवाह, ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका है सत्यांत समीकरण से। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सत्यांत समीकरण कौन सा यहाँ पर दिया गया करेक्ट है। ए आपका दिया है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू A3 V3, क्या ये आपका सत्यांत समीकरण होता है। बी ऑप्शन आपका दिया है A1 V2 इक्वल्स टू A2 V1 इक्वल्स टू A3 V3, क्या ये आपका सत्यांत समीकरण होता है। सी ऑप्शन है ए एंड बी दोनों होते हैं, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि सत्यांत समीकरण के लिए करेक्ट इक्वेशन यहाँ पर किस ऑप्शन में दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 इक्वल्स टू A3 V3। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका सत्यांश समीकरण का एकदम करेक्ट इक्वेशन। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप आंसर देख लीजिए कि जो हमारा फ्रेंड्स आरएफिस मीटर होता है वो क्या होता है कि वेंचुरी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपसे पिटाट नली का पूछा था कि पिटाट नली से हम वेग नापते हैं और दोनों नलियों के बीच का जो कोण 90 डिग्री होता है, उसी तरह जो आपकी हमारी फ्रेंड्स आरएफिस मीटर होती है वो वेंचुरी के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। एक क्वेश्चन का मेरे आंसर और दीजिए कि जो हमारा फ्रेंड्स विसर्जन होता है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक अपने चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारा बहता हुआ फ्लूइड होता है उसके पास किस किस प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ए आपका है स्टैटिक एनर्जी होती है यानी कि स्थैतिक ऊर्जा होती है। बी आपका ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गतिज ऊर्जा होती है। सी आपका ऑप्शन है प्रेशर एनर्जी होती है यानी कि हमारी दाब ऊर्जा होती है।
एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबो, यानी कि ये सभी ऊर्जाएं हमारे बहते हुए द्रव के पास होती हैं। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन था कि बहते हुए द्रव में कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए कि बहते हुए द्रव में हमारी स्टैटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एंड प्रेशर एनर्जी होती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फ्रेंड्स बहता हुआ द्रव होता है उनमें इन दिए गए तीनों ऑप्शनों की ऊर्जाएं होती हैं। स्थैतिक ऊर्जा होती है, गतिक ऊर्जा होती है और दाब ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संपूर्ण ऊर्जा किन ऊर्जाओं का योग होती है। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो किन ऊर्जाओं का योग होती है। तो इसका ए ऑप्शन देख लीजिए, आधार ऊर्जा का योग होती है, बी ऑप्शन है दाब ऊर्जाओं का योग होती है, सी ऑप्शन है गतिज ऊर्जाओं का योग होती है, या डी ऑप्शन इन सभी ऊर्जाओं का योग हमारा संपूर्ण एनर्जी होती है। तो सभी लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। और फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा विसर्जन है उसको मापने के लिए हम प्रवाह नोजल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है आंसर नोट कर लीजिए कि विसर्जन मापने के लिए हम प्रवाह नोजल का उपयोग करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए सभी लोग कि संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो हमारी आधार ऊर्जा का योग होती है, दाब ऊर्जा का योग होती है, गतिज ऊर्जा का योग होती है। तो डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फ्रेंड्स है बर्नौली की प्रमेय से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि बर्नौली की प्रमेय का यहाँ पर सही फार्मूला आपका कौन सा दिया गया है। ए दिया है H=Z प्लस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। बी ऑप्शन दिया है जेड प्लस डब्ल्यू अपॉन पी प्लस 2g अपॉन वी स्क्वायर। सी ऑप्शन दिया है जेड प्लस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस 2g अपॉन वी स्क्वायर एंड डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो हमारा फ्रेंड्स बर्नौली की प्रमेय होती है उसके लिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर दिया गया। तो सभी लोग इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स आंसर देख लीजिए फटाफट कि जो हमारा ए ऑप्शन दिया है H=Z प्लस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन जो 2g होता है वो हमारा बर्नौली की प्रमेय का परफेक्ट एकदम करेक्ट फार्मूला होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ फ्रेंड्स जो आपका जेड है ये हमारे आधार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो आपका पी अपॉन डब्ल्यू है ये दाब व गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाँ एक बार फिर से देख लीजिए, जो फ्रेंड्स हमारा जेड होता है वो हमारा बेस बताता है, ठीक है। और जो हमारा पी अपॉन डब्ल्यू है वो आपका दाब बताता है एंड जो हमारा वी स्क्वायर अपॉन 2g है ये हमारा गति को बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे सभी लोग एक क्वेश्चन का मेरे आंसर दीजिए कि जो हमारे फ्रेंड्स बर्नौली का प्रमेय है, बर्नौली का जो प्रमेय है वो हमारा कब दिया गया था। यानी कि जो हमारे फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे, स्विस गणितज्ञ जो हमारे वैज्ञानिक थे डेनियल बर्नौली, उन्होंने कब अपना बर्नौली का सिद्धांत दिया था, किस सन में दिया था। तो फटाफट इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर कर बताएंगे कि बर्नौली की प्रमेय कब दी गई थी, किस सन में दी गई। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा वो समीकरण है जो हमारी ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर हमारा वर्क करता है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, सात्यांत समीकरण आपका होता है। बी ऑप्शन हमारा बर्नौली प्रमेय वर्क करती है। सी ऑप्शन है गति समीकरण हमारे एंड डी ऑप्शन है ये सभी जो हैं वो हमारे द्रव की अविनाशिता के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए कि द्रव की जो अविनाशिता के सिद्धांत पर इन दिए गए ऑप्शंस में से आपकी कौन सी प्रमेय वर्क करती है। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपके लिए, वो हमारी बर्नौली प्रमेय होती है। जो हमारी फ्रेंड्स बर्नौली प्रमेय होती है वो आपकी ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर ही वर्क
करती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मात्रा की अविनाशिता पर आधारित प्रमेय कौन सी है। तो आपने अभी पढ़ा कि द्रव की अविनाशिता के सिद्धांत पर ऊर्जा की अविनाशिता के सिद्धांत पर हमारी बर्नौली की प्रमेय वर्क करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मात्रा की अविनाशिता के सिद्धांत पर निम्न में से कौन सी प्रमेय वर्क करती है। तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। बचा आपका कौन सही। तो यहाँ पर ये भी गलत, जब ये गलत आपका तो ये भी डिसेमिनेट हो गया, ये भी गलत। तो आपका जो सत्यांश समीकरण होता है तो वो आपका मात्रा की अविनाशिता पर वर्क करता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारे बर्नौली की जो प्रमेय दी गई थी वो आपकी दी गई थी 1738। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और जो हमारी बर्नौली प्रमेय होती है वो आपकी ऊर्जा की अविनाशिता पर भी आधारित होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रेनॉल्ड संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जो हमारी फ्रेंड्स रेनॉल्ड संख्या होती है वो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो काफ़ी इजी है आपके लिए। ए ऑप्शन दिया है आर एन, बी ऑप्शन दिया है आर स्मॉल एन, सी ऑप्शन दिया है सी एन एंड डी ऑप्शन दिया है के एन। तो इसका आंसर देख लीजिए। जो हमारी फ्रेंड्स रेनॉल्ड संख्या होती है उसको हम आर और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन का आप मेरे और आंसर दीजिए कि जो हमारी फ्रेंड्स पेंडुलम नली होती है वो किस नली का एक विकसित रूप होती है। फिर से देख लीजिए, सॉरी पेंडुलम नहीं आपका फ्रेंड्स यहाँ पर होना था पेंडल नली। तो पेंडल नली यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ इसको ऐसे। जो हमारी फ्रेंड्स पेंडल नली होती है आपको बताना है वो किस प्रकार की नली का विकसित रूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विसर्जन का जो है एमकेएस में मात्रक कौन सा होता है। तो इसका सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि विसर्जन में जो हमारा एमकेएस का मात्रक होता है वो आपका कौन सा होता है। ए ऑप्शन देख लीजिए, ए मीटर पर सेकंड होता है, बी ऑप्शन मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, सी ऑप्शन मीटर क्यूब पर सेकंड होता है एंड डी ऑप्शन दिया है मीटर की पावर 4 पर सेकंड होता है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी का कमेंट इसका आना चाहिए कि विसर्जन का जो फ्रेंड्स देख लीजिए एमकेएस में मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्थैतिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो हमारी फ्रेंड्स स्टैटिक एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड होती है। ए हमारा है गहराई पर डिपेंड होती है, बी ऑप्शन है ऊंचाई पर डिपेंड होती है एंड सी ऑप्शन लंबाई पर डिपेंड होती है एंड डी ऑप्शन इन सभी पर डिपेंड होती है। तो अभी मैंने फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा पेंडल नली होती है वो किसका विकसित रूप होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए कि जो हमारी फ्रेंड्स पेंडल नली होती है वो हमारी पिटॉट नली का ही एक विकसित रूप होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि पेंडल नली ही हमारी पिटॉट नली का एक विकसित रूप होती है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था स्थैतिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और वीडियो को आप अब एक बार शेयर भी कर दीजिए और भी स्टूडेंट्स आप क्लास में लेकर आइए और अपने दोस्तों को भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लास चलती हैं, वो भी आके यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारी स्टैटिक एनर्जी होती है वो हमारी ऊंचाई पर डिपेंड होती है, ऊंचाई पर निर्भर होती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पाइप में बह रहे द्रव का विसर्जन किसी भी बिंदु पर किसकी सहायता से मापते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है वेंचुरी मापी की सहायता से मापते हैं, बी ऑप्शन है पिटॉट नली की सहायता से मापते हैं, सी मतलब आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया है आरफिस प्लेट के द्वारा नापते हैं, फोर्थ ऑप्शन दिया है यहाँ पर पेंडल ट्यूब के द्वारा यहाँ पर नापते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो इसका फ्रेंड्स आंसर आप सभी लोग देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी भी किसी भी पाइप में बह रहे द्रव का विसर्जन जो है किसी भी पॉइंट पर नापने के लिए हम वेंचुरी मापी का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एंड हो चुके हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक भी कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। आपने फ्रेंड्स मैकेनिकल गेज के बारे में पढ़ा, तो मैकेनिकल गेज में हम अधिकतम कितने दाब को नाप सकते हैं। तो आपको बताना है कि मैकेनिकल जो हमारा गेज होता है उसके द्वारा हम अधिकतम कितने दाब को माप सकते हैं। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट कर देंगे कि मैकेनिकल गेज से हम कितने अधिकतर कितने दाब को माप सकते हैं या उससे अधिक माप को नहीं नाप सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर देख लीजिए कि जो हमारा मैकेनिकल गेज होता है उससे हम फ्रेंड्स 2 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर को हम नहीं नाप सकते हैं। तो इसका सभी लोग आंसर इसको नोट कर लेंगे। आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे और मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि मैं फ्रेंड्स जो हमारा बी पास्कल का नियम है, जो हमारा फ्रेंड्स बी पास्कल का नियम है उसको किस सन में हमारे बी पास्कल वैज्ञानिक ने इसको दिया था। तो फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट कर देंगे कि बी पास्कल का जो हमारा नियम है वो आपका कब दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1653 में। जो हमारे फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे बी पास्कल, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि कोई भी फ्लूइड जो है स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं पर एक समान रूप से फोर्स को अप्लाई करता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी एंड हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट कर कर बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आया या नहीं आया। आपको जो भी लगा आप कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको या लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसकी पीडीएफ देख लीजिए फ्रेंड्स, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए काफ़ी सारी नोट्स हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीडीएफ मैं पहले ही वहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ। आपके लिए बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं। तो आपके पास फ्रेंड्स बुक नहीं है तो वहाँ से जाकर आप बुक डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। चलिए चलिए मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।